नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। शहरी विकास आवास मंत्री बंशीधर भगत ने जीतपुर नेगी गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि गांव को जल्द से जल्द नगर निगम में शामिल किया जाए। मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि जीतपुर नेगीपुरा गांव ग्राम पंचायत था, यहां अपना प्रधान होता था, मगर नगर निगम बनने पर जीतपुर गांव नगर निगम में शामिल कर लिया गया। जीतपुर गांव का जीतपुर कॉलोनी का वन भूमि बताते हुए नगर निगम में शामिल नहीं किया गया। रेंज अधिकारी वन विभाग और ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि जीतपुर कॉलोनी भूमि 1956 में वन विभाग द्वारा 29 परिवारों को आवंटित की गई थी, जो कि वर्तमान में उसी भूभाग पर लगभग 300 परिवार हो गए हैं। ग्रामवासियों द्वारा मंत्री बंशीधर भगत को अवगत कराया गया कि जीतपुर नेगी कॉलोनी पूर्व में ग्राम पंचायत में शामिल होने के कारण ग्राम पंचायत में मतदान करती थी, मगर नगर निगम बनने के बाद जीतपुर कॉलोनी का ना ही नगर निगम की मतदाता की सूची में और न ही ग्राम पंचायत की मतदाता की सूची में नाम है। इसलिए कॉलोनी वासी नगर निगम और ग्राम पंचायत की सभी योजनाओं से वंचित हैं, जबकि विधानसभा और लोकसभा मतदाता सूची में कॉलोनी वासियों का नाम है। लगभग 60 वर्षों से निवासरत जीतपुर कॉलोनी वासियों ने मंत्री बंशीधर भगत से नगर निगम हल्द्वानी में शामिल करने की एक सूत्रीय मांग की, जिस पर मंत्री बंशीधर भगत ने मौजूद राजस्व विभाग, नगर निगम, ग्राम विकास और वन विभाग के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण कर सर्वे कर जीतपुर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद उनकी तबीयत अचानक मंगलवार को खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को कोविड-19 के बाद की जटिलताओं के कारण मंगलवार की सुबह एम्स में भर्ती कराया गया। एक सूत्र ने जानकारी दी है कि मंत्री को एम्स के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल के अधीन भर्ती कराया गया है। बता दें कि 21 अप्रैल को शिक्षा मंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। दरअसल बाजारों को नहीं खोला गया है, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर के उनके द्वारा ये प्रदर्शन उप जिला अधिकारी के कार्यालय में किया गया। उन्होंने हाथ में कटोरा लेकर के प्रदर्शन किया, साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को एक ज्ञापन भी भेजा है। व्यापारियों ने विरोध स्वरूप सड़क में कटोरा लेकर जनता से भीख भी मांगी। व्यापारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार आज बाजार खोलो। इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष हुक्म सिंह कुंवर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार आम व्यापारियों के हितों की अनदेखी कर रही है, जबकि व्यापारी सरकार का हर संभव सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदार भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। व्यापारियों को बैंक से ऋण चुकाने में भी दिक्कत आ रही है। सरकार अगर शीघ्र व्यापारिक गतिविधियों को नहीं खोलेगी तो व्यापारी अपनी दुकान खोलने को मजबूर हो जाएंगे। प्रदेश महामंत्री राजकुमार केसरवानी ने कहा कि दुकानदारों के पास करो या मरो की स्थिति हो गई है। सरकार धरातल में व्यापारियों की हालत को समझे। इस अवसर पर कुमाऊं मंडल युवा अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता भी शामिल हुए। अल्मोड़ा दनिया क्षेत्र के आरा सलपड़ में भुवन जोशी हत्याकांड पर अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल ग्रामीणों ने कहा है कि पुलिस ने उन्हें गलत तरीके से फंसाया है। साथ ही ग्रामीणों ने चितई देवता के मंदिर में न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि 28 अप्रैल को जो ये भुवन जोशी हत्याकांड हुआ है, उसमें पुलिस के द्वारा सही तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है। अल्मोड़ा दनिया क्षेत्र के आरा सलपड़ के ग्रामीणों ने भुवन जोशी हत्या प्रकरण में ग्रामीणों को गलत फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए चितई मंदिर में न्याय की गुहार लगाई है। फरियाद में कहा गया है कि पिछले माह 28 अप्रैल को आरा सलपड़ गांव में हुई घटना में पुलिस द्वारा सही तथ्यों को नजरअंदाज कर ग्रामीणों को फंसाया जा रहा है। उनका कहना है कि मृतक भुवन जोशी अपने साथियों के साथ आरा सलपड़ गांव में आया और एक ग्रामीण की नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। बालिका के चिल्लाने पर पूरे गांव के लोग एकत्रित हुए और ग्राम वासियों ने बालिका को भुवन जोशी के चुंगल से बचाकर पुलिस को सौंप दिया। ग्रामीणों ने कहा कि भुवन जोशी ने आरा सलपड़ में आकर जहर खाकर जान देने की धमकी दी थी और उक्त घटना के एक दिन बाद एक अभियुक्त भुवन चंद्र जोशी की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई थी। आगे आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि सभी ग्रामीणों को ये लगता है कि भुवन जोशी ने पुलिस अभिरक्षा में जहर खाकर आत्महत्या की है और पुलिस अपने बचाव में आरा सलपड़ के ग्रामीणों को फंसा रही है। उनका कहना है कि मृतक का बिस्तरा सुरक्षित रखते हुए इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए। जिलाधिकारी धीरज सिंह
गर्ब्याल ने बताया है कि कोविड कर्फ्यू को 1 जून से लेकर के 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान ये निश्चित किया जाएगा कि जितने भी सरकार के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं उनका सख्ती से पालन कराया जाए। हालांकि इस बार थोड़ी राहत बरती गई है। जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने कहा है कि 8 जून सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू बढ़ाया जाता है। उन्होंने बताया कि जनपद में परचून की दुकानें सप्ताह में 2 दिन 1 जून और 5 जून को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी और स्टेशनरी एवं किताबों की दुकानें 1 जून और 5 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। सरकारी गल्ला, सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक प्रतिदिन नियमित तौर पर खुलेंगी। साथ ही पशु चारा, कीटनाशक, खाद, बीज की दुकानें, भंडारण, परिवहन आदि की भी सुबह 8 से 11 बजे तक दुकानें खोले जाने की अनुमति दी गई है। पेट्रोल, डीजल पंप और रसोई गैस, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। घरेलू गैस और टैंकर से पेयजल का वितरण भी होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू अवधि में प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनका परिचय पत्र ही पास होगा। इंटरस्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी अपनी ग्राम सभाओं में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में पूरा करना होगा और जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा। साथ ही शादी समारोह में केवल 20 लोगों को RT-PCR टेस्ट नेगेटिव के साथ ही अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने नमामि गंगे परियोजना के तहत 55 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम 95% पूर्ण हो चुका है। ये प्लांट 15 साल तक पेयजल निगम के अधीन रहेगा। इसके बाद इसे जल संस्थान को हैंडओवर कर दिया। उन्होंने बताया कि नगर का जो दूषित पानी कोसी नदी में गिर रहा है उसको ये प्लांट शुद्ध कर वापस कोसी नदी में छोड़ रहा है। उन्होंने जल निगम के अधिकारियों से शहर के गंदे नाले के पानी को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक लाने संबंधित द्वितीय फेज की DPR को शीघ्र बनाने के निर्देश दिए। 14 डोगरा बटालियन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 10 बेड के कोरोना केयर सेंटर की स्थापना की है, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इसके स्थापित होने से क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों को काफी राहत मिलेगी। चौखुटिया कांगो ब्रिगेड की 14 डोगरा बटालियन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र में 10 बेड का कोविड केयर सेंटर स्थापित किया है। सेंटर का उद्घाटन करते हुए ब्रिगेडियर ब्रजेश कुमार अवस्थी ने कहा कि सेंटर के खुलने से क्षेत्र के कोरोना संक्रमित मरीजों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कोरोना को लेकर जन जागरूकता पर भी जोर दिया। लोक निर्माण विभाग के पुराने बंगले में डोगरा बटालियन द्वारा 10 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर खोल दिया गया है। इस मौके पर सेंटर का रिबन काटकर उद्घाटन करने के बाद ब्रिगेडियर ब्रजेश कुमार अवस्थी ने कहा कि कोविड सेंटर रोग सूचक लक्षण वाले कोविड रोगियों की सेवा में अहम योगदान देगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर सेना सेंटर को हर तरह की सुविधाएं देने का प्रयास करेगी। कोविड सेंटर खुलने से दूर दराज के मरीजों को तो लाभ होगा ही, साथ ही सिविल प्रशासन को भी आसानी होगी। कोविड सेंटर में हर बेड में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और भाप मशीन सहित सभी जरूरी सुविधाएं हैं। कोविड केयर सेंटर में लगाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चौखुटिया के आवास से जुड़े क्षेत्र के युवाओं की मुहिम का परिणाम है। बाहर दिल्ली आदि शहरों में रहने वाले क्षेत्र के प्रवासी युवाओं आदि ने अपने संपर्कों का लाभ उठाते हुए विभिन्न कंपनियों और ट्रस्ट आदि के सहयोग से ये व्यवस्था की है। चौखुटिया से हेमकांत पाल की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।